Good morning, class 7. In previous clip, you had read Rise of New Kingdoms, tripartite struggle of this chapter, New Kings and Kingdoms. This is the first topic, Rise of New Kingdoms. This is tripartite struggle. And this is the topic of today, Cholas of the South. सेम टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने नॉर्थ इंडिया का टाइम पीरियड 800 सेंचुरी से 1200 सेंचुरीज के बीच का जो डायनेस्टीज था वो देखा। उसी पीरियड में साउथ में चोलाज फेमस डायनेस्टीज था, और चोलाज से पहले चेराज, पल्लवाज, पांड्याज थे जो पीछे के क्लास में आपने पढ़ा था। तो यहाँ जो चोलाज है, इस डायनेस्टी का फाउंडर था विजयालया। विजयालया ने इसको एस्टेबल किया, जो कि उरायपुर का था। उसके बाद 9th सेंचुरी के समय में, मतलब ये जो चोलाज का ये विजयालया था, इसने एक बहुत ही फेमस मूर्ति बनाया तंजावुर में, और उसमें निशुंभ वसुधनी की मूर्ति को स्टेबल किया। तो विजयालया से ज़्यादा फेमस उसके सक्सेसर यानी उसके अगला पीढ़ी रहा। इस वंश के, इस डायनेस्टी के फेमस रूलर थे राजा, एंड दूसरा था राजेंद्र चोल। तो ये जो राजा था, इसने चालुक्य को हराया, पांड्य को हराया और चेराज को भी हराया, साथ ही साथ बेंगीज को। और ये फेमस हुआ तो इसने तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल बनाया शिव की याद में। इसके बाद इसका अगला जो पीढ़ी बेटा था, उसका नाम था राजेंद्र चोल, और ये जब शासन करना शुरू किया तो इसने नॉर्थ में गंगा वैली को रेड किया और उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया, एंड आइसलैंड जो श्रीलंका था साउथ में, उसे भी जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। गंगा को जीतने के कारण इसने एक टाइटल अपने आप को दिया, गंगैकोंड, और तंजौर से कैपिटल चेंज करके इसने नई कैपिटल बनाई जिसका नाम था गंगैकोंड चोलपुरम। तो इस चोलाज ऑफ द साउथ का, ये तो हमने बस वंश को देखा, 3 राजा, विजयालया, राजेंद्र चोल और जो दूसरा कौन था राजेंद्र चोल के अलावा राजा। तो चोलाज डायनेस्टी साउथ में 400 साल तक शासन की लगभग। तो इस शासन के दौरान वहाँ का टेम्पल्स, वहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, ये सारे टॉपिक 1 by 1 मैंने अलग अलग पेज में लिखा है। तो चलो टेम्पल्स देखते हैं। चोलाज समय में टेम्पल यानी आर्ट और आर्किटेक्चर को ये लोग बहुत महत्व देते थे, और तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम में बहुत सारी मंदिरें बनाई गई, और इन मंदिरों का कुछ स्पेशल फीचर था। जैसे ये टेम्पल जो भी बने थे, ये साउथ इंडियन स्टाइल में यानी द्रविडियन स्टाइल में बने थे। आगे द्रविडियन स्टाइल पढ़ोगे आप लोग अगले चैप्टर में किसी में। फिर ये जो मंदिरें होती थी, इसमें विमान मेन फीचर था, मतलब त्रिकोण आकार का टावर। फिर इसमें गोपुरम होता था, गेटवे, जो बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता था। यहाँ एग्जाम्पल भी है, बृहदेश्वर टेम्पल का जो विमान था वो 5 मीटर 1 स्क्वायर के ऊपर ऊंचा था, और इसी तरह से 3 तल्ला बिल्डिंग था वो, एंड ये पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ था। एंड इसका ग्रेनाइट का जो ब्लॉक यानी जो पत्थर लगता था, उस पत्थर का ऊंचाई होता था 7.5 मीटर, एंड लगभग वजन होता था 80 टन। यानी सोच लीजिए उस उतने बड़े बड़े पत्थरों से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इन मंदिरों का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था। जैसे हमने इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ इन मंदिरों में जो मंडप होती थी, वहाँ पे असेंबलीज लगती थी, लोगों की मीटिंग्स लगती थी। जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे डांस या म्यूजिक, सारे मंदिर में ही परफॉर्म होते थे। भारतनाट्यम जो डांस है वो इन्हीं मंदिरों में ज़्यादा होती थी। इसके अलावा जो क्राफ्टिंग वाला काम होता था वो भी मंदिर से रिलेटेड ही होता था। जैसे डांसिंग सिवा जो नटराज आप जानते हैं, ये क्राफ्टिंग का काम भी मंदिरों से ही जुड़ा होता था। अब देखिए चोलाज का एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इफिशियंट था। जैसा कि आप 6 में पढ़ रहे थे, पूरे एम्पायर का हेड होता था किंग, और किंग जो होता था वो मिनिस्टर का जो काउंसिल होता था उसकी मदद से शासन करता था। फिर ये राजा एम्पायर को प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट को विलेज में बांटता था। बस नाम अलग अलग होता था अलग अलग एम्पायर का।
प्रोविंस को यहाँ मंडलम कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को बलनाडुज और विलेजेस को नाडुज, शायद ये पीछे भी मिले थी 6 में। एंड जो बड़ा टाउन होता था उसे तन्यूर कहा जाता था साउथ इंडिया में। इसके अलावा विलेज जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी शासन की, विलेज में चलती थी असेंबलीज। 3 तरह की असेंबलीज होती थी, उर, सभा और नगरम। उर का मतलब होता था कॉमन विलेजर का असेंबली, सभा का मतलब होता था जितने भी विद्वान हैं उसका असेंबली, और नगरम का मतलब होता था मर्चेंट, ट्रेडर और आर्टिसंस का असेंबली। और व्यापारियों का यानी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का जो ग्रुप होता था उसे गिल्ड, ट्रेड गिल्ड या मनी ग्रामम कहा जाता था। अभी जरा देखते हैं उत्तर मिरर इंस्क्रिप्शंस। आपके बुक में होगा टॉपिक, आप बुक भी जरूर देखा कीजिए। जैसा कि इन राज्यों का भी इनकम का मेन सोर्स होता था लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू जो आती थी इससे टैंक्स बनवाना, वेल्स बनवाना, डैम्स बनवाना या आर्टिफिशियल लेक्स बनवाना, मतलब इरिगेशन की सारी व्यवस्थाएं भी करवाई जाती थी ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल सके। तो यहाँ पे जो ज़मीन होती थी उसे कैटेगराइज कर दी गई थी। आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, बेल्लन वगई, ब्रह्मन दे, साल भोगा, देवदाना और पल्ली छंदम, सबका मतलब भी आपके बुक में दिया हुआ है, हम एक एक करके बता रहे हैं। जैसे बेल्लन वगई का मतलब होता है ऐसा ज़मीन जो नन ब्राह्मण को दे दिया गया। ब्रह्मन दे का मतलब होता है ब्राह्मणों को दान दिया गया ज़मीन। साल भोग का मतलब होता है स्कूल को मेंटेन करने के लिए दान में दी गई ज़मीन। देवदान का मतलब है मंदिर बनाने के लिए दान में दी गई ज़मीन। और पल्ली छंदम का मतलब होता है ऐसा ज़मीन जो जैनिज़्म को यानी जैन धर्म मानने वालों को दे दी गई। अब जरा चोल डायनेस्टी का लिटरेचर भी देखते हैं। चोल डायनेस्टी लिटरेचर को भी सपोर्ट करता था। इसके समय में ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स काफ़ी फेमस हुए। लेकिन इस पीरियड में लिटरेरी वर्क काफ़ी फेमस रहा कंबन का। इन्होंने क्या किया, रामायण को तमिल में कन्वर्ट किया, इसलिए फेमस हुआ। इसके अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तीनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट की, और कंबन ने एक रामायण को, तेरी गलती हो गया फिर से सुन लो, कंबन ने रामायण को तमिल में कन्वर्ट किया। और ये जो लिटरेचर होता था ये तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सभी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। इसके अलावा कन्नड़ लिटरेचर का 3 ज्वेल्स कहा जाता था, पंपा, पोन्ना और राना को। और तमिल का जितना भी ऑफिशियल वर्क होता था या तो वो उसका ऑफिशियल वर्क संस्कृत में ही की जाती थी। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव्स।